दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी की चौथी क्लास के साथ सेक्शन 6 और 20 तक का कंटेंट। ठीक है, तो आप अपनी वेरेक्ट खोल लीजिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 6 और रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है कि भैया जो संहिता में जो परिभाषाएं दी गई हैं अपवादों के अधीन समझा जाना। मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो डेफिनेशन दी गया है, जो अपन को डेफिनेशन दी गई है, जो अपन को पनिशमेंट दी गई है, ये अपन क्या करेंगे? ये अपन को करना है सेक्शन जो अपना 76 है, 76 से 106 तक का अपन को क्या देखना है? एक्सेप्शन में आती है ये कि नहीं आती है, तो ये हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या बोलता है कि वो जो अपना सेक्शन 6 बोलता है, सेक्शन 6 ये बोलता है कि जो जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, क्या बोलता है कि भैया एवरी डेफिनेशन, एवरी पनिशमेंट, और क्या बात कर रहा है कि एवरी डेफिनेशन, एवरी पनिशमेंट, एवरी इलस्ट्रेशन, इन सबको क्या देखेंगे कि ये जो अपराध है, ये जो पनिशमेंट है, ये कहीं एक्सेप्शन केस में तो नहीं आती है, जनरल एक्सेप्शन में तो नहीं आती है, व्यक्ति से कोई जानबूझ के ऐसा अपराध तो नहीं हुआ है, दुर्घटनावश अपराध हुआ है। ये दोनों चीजें देखने के लिए सेक्शन 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी बात करता है। ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 बोलता है कि आईपीसी में जो वर्ड मीनिंग को प्रायोरिटी देता है वो सेक्शन 7 देता है। आईपीसी में जो वर्ड मीनिंग को प्रायोरिटी देता है कि इस वर्ड का क्या भाव निकलेगा, इस वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा, तो वो सेक्शन जो 7 है वो इसको क्या देता है? प्रायोरिटी देता है। मतलब, और दूसरी चीज क्या बोलता है? पहला देता है भैया वर्ड मीनिंग को क्या देता है भैया? वो प्रायोरिटी देता है। ठीक है, और दूसरा जो एक्सप्रेशन जो है अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है, क्या करता है? कंफर्मिटी देता है कि भैया ये एक्सप्रेशन में आता है कि नहीं आता है, इसका मीनिंग ये हुआ। ये वाली बात कहां लिखी है? ये सेक्शन 7 में लिखी है, कंफर्मिटी। चल, सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है कि भैया जो ही है वो सी है और जो सी है वो क्या है? ही। ठीक है, इसके साथ अपन को क्या पढ़ना है? इसके साथ अपन को दो सेक्शन पढ़ना है। 2Y पढ़ना सीआरपीसी की, जो कि बताता है कि भैया इसका मीनिंग निकलेगा यहां से अपने आईपीसी में। ठीक है, और क्या पढ़ना है? 125 एक सीआरपीसी, उसमें भी जो लिखा है कि वो ही है वो सी समझा जाएगा, जो ही है सी है वो ही समझा जाएगा। मतलब उसमें व्यक्ति वर्ड का जो मीनिंग बताया गया है, जो व्यक्ति वर्ड का जो उसमें मीनिंग बताया गया है, जो जेंडर बताए गए हैं, तो उसमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो अपन को बताना है कि भैया वो क्या हो सकता है? वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, चाहे वह स्त्री हो सकता है, चाहे वह पुरुष भी हो सकता है, चाहे वह नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये वाली बात इसमें बताई गई है सेक्शन 8 में, जेंडर की बात है। ठीक है, आगे सेक्शन 9 बात करता है वचन की नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है? वचन की नंबर की बात करता है। सेक्शन 9 मतलब जो सिंगुलर है वो क्या है? प्लूरल है, और जो प्लूरल है वो क्या है? सिंगुलर। ये वाला बात करता है। चल, इसके बाद सेक्शन 10 क्या बात करता है? सेक्शन 10 बात करता है कि भैया जो किसी भी नर और नारी किसी भी आयु का हो सकता है। मतलब स्त्री पुरुष के बारे में बात कौन कर रहा है? वुमेन मेल के बारे में कौन बात करता है? सेक्शन 10 बात करता है, और ये बोलता है कि भैया किसी भी आयु का नर और नारी क्या आयु में आते हैं? स्त्री और पुरुष में आते हैं। ठीक, मतलब सेक्शन 10 जो वुमेन एनी एज 0 से लेके 100, और जो मैन है एनी एज 0 से लेके 100, ये बात करता है सेक्शन 10। चल, सेक्शन 11 किसकी बात करता है? पर्सन की बात करता है। किसकी बात कर रहा है भैया? पर्सन की बात करता है। अब पर्सन में क्या आता है? पर्सन में सेक्शन 11 में लिखा है पर्सन, एक बार बैरक पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। मतलब व्यक्ति शब्द के, पर्सन शब्द के अंतर्गत आता है ह्यूमन।
और बट इट विल इंक्लूड कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं? तो इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीजें की गई हैं? इसमें इंक्लूड की गई हैं, एक तो कंपनी, दूसरी कौन सी चीज इंक्लूड की गई है? एसोसिएशन, संगम, और तीसरा बॉडी, निकाय। डन। तो अब निकाय दो तरीके के बताए, क्या बताए? एक तो कॉर्पोरेटेड और दूसरा इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वह निगमित हो चाहे वह अनिगमित हो, दोनों तरीके के इसमें निकाय बताए गए हैं। मतलब अब कंपनी जो है वो व्यक्ति नहीं है, कायदे से अगर देखा जाए कि कंपनी व्यक्ति है नहीं है, लेकिन एज पर लॉ उसको क्या माना गया है? उसको क्या माना गया है? उसको व्यक्ति माना गया है। ठीक है। अब माँ के गर्भ में जो बच्चा है वह पर्सन की डेफिनेशन में आएगा? तो जी हाँ, वह पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या पर्सन की डेफिनेशन में आएगी? जी हाँ, गवर्नमेंट पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। चलिए बात करते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 बोलता है लोक के बारे में, पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक क्या होती है? पब्लिक में एक लोकेलिटी होती है। लोकेलिटी देखी जाती है क्लास के हिसाब से। क्लास क्या होती है? क्लास दो प्रकार की होती है, एक तो लोअर क्लास होती है और एक कौन सी क्लास होती है? और एक अपर क्लास होती है। ठीक है, तो ये पब्लिक में आता है सोसाइटी। ठीक है, क्लास लोअर क्लास और पब्लिक क्लास। कम्युनिटी के बारे में बात करता है तो ये पब्लिक में आता है। 13 आपका रिपील्ड है। चौथे में क्या बोलते हैं? चौथे में सरकार के सेवक के बारे में बोलते हैं, जो सरकार के अधीन काम करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑफिसर हो गया, ठीक है, कोई भी नियोजित अधिकारी हो गया, कोई भी भारत के भीतर काम करने वाला ऑफिसर या सेवक हो गया, ये सब क्या आएंगे? सरकार के सेवक के अंतर्गत आएंगे, पब्लिक सेवक के गवर्नमेंट सर्वेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 15-16 अपना रिपील है। 17 पे सरकार है। सरकार दो तरीके से होती है, एक तो अपनी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार होती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है। चलिए आगे भारत। 18वें सेक्शन 18 क्या बोलता है? भारत के बारे में बात करता है, इंडिया के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 1 में भी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? दिस इज द यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी इंडिया। ठीक है, इसके बारे में बोलते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, मतलब भारत क्षेत्र से जो अर्जित भाग है वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आते हैं, और जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो भी किसकी डेफिनेशन में आते हैं? इंडिया की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है? जज के बारे में बात करता है। किसके बारे में? जज, न्यायाधीश के बारे में बात करता है, जिसकी अपन तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक, तो जज के बारे में क्या बात करता है? जज के बारे में बात करता है, न्यायाधीश शब्द ना केवल ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, यह पद तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे जो न्यायाधीश के रूप में क्या हो? अभिनियत हो। उसने बोला है कि भैया न्यायाधीश शब्द ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो न्यायाधीश के तौर पे काम कर रहा हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आएगा जो एम्पावर्ड बाय क्या हो? लॉ हो। ठीक है, मतलब इसमें दो चीजें लिखना है। कौन कौन सी चीजें लिखना है अपन को? ये लिखना है कि भैया एवरी पर्सन, पहला तो इसने क्लियर कर दिया है कि भैया प्रत्येक व्यक्ति वो क्या हो? अगर न्यायाधीश के क्या हो? पद पे हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो न्यायाधीश की डेफिनेशन में अपना आ जाएगा। लेकिन और क्या बोला है? और बोला है कि भैया वह व्यक्ति भी, प्रोवाइजो बोलता है इसका, परंतु वह व्यक्ति जो एम्पावर्ड बाय क्या हो? लॉ हो, विधि द्वारा क्या हो? सशक्त हो। अब जब विधि द्वारा सशक्त का क्या मीनिंग है? विधि द्वारा सशक्त मतलब उसको विधि ने क्या दिया है? पावर दिया है कि आप किसी भी सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, उस पर क्या दे सकते हो? जजमेंट दे सकते हो। और आपका जजमेंट अगर फाइनल है, जिसके विरुद्ध क्या नहीं हो सकती? अपील नहीं हो सकती, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ सकता है? वो जज की डेफिनेशन में आ सकता है। मतलब तीसरा वर्ड जो अपना प्रोसीडिंग का है, ठीक है, जो प्रोसीडिंग का बोलता है, तो प्रोसीडिंग दो तरीके से होती है, एक तो सिविल होती है और दूसरी कैसी होती है? अपनी क्रिमिनल होती है। और सिविल और क्रिमिनल में जो फाइनल जजमेंट दे दे, वह भी किसकी डेफिनेशन में आ सकता है?
जज की डेफिनेशन में आ जाता है। मतलब अगर पंचायत का जो सरपंच है और उसका जजमेंट भी फाइनल है तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, अपना जज की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है आगे, अब 19 क्लियर हुआ। 19 के बाद आइए 20 पे बात करते हैं। 20 जो कि अपना लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। ठीक, 20 धारा 20 क्या बोलता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है। मतलब न्यायालय, तो न्यायाधीश को कहां बिठाना है, न्यायालय में बिठाना है। तो इसकी बात कहां बोली गई है, 19 के बाद 20 में बोली गई है। ठीक है, तो अब जज को अपन ने पढ़ लिया है 19 में कि भैया एम्पावर्ड बाय लॉ होता है तो वो क्या कहलाएगा भैया, जज कहलाएगा। जिसका फाइनल जजमेंट होता है वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा। तो जज कौन होता है, इसके अलावा हमने बोला कि भैया जज तो जज ही होता है, लेकिन जज के लिए बैठने के लिए एक न्यायालय होना चाहिए, तो उसको बोल देंगे अपन न्यायालय। ठीक है, तो न्यायालय क्या होता है, जहां बैठ के वो क्या काम करता है, न्याय के तहत कार्य करता है, क्या जुडिशियल वर्क करता है, तो वो न्यायालय हो जाता है। तो क्या रेसिडेंस जो उसका घर है तो वो क्या न्यायालय है, क्योंकि वो तो जज है। ठीक है, तो जज का जहां बैठने का स्थान है वो न्यायालय हो जाता है। नहीं, उसका घर जहां जज रहता है, जहां जज बैठता है, जहां जज काम करता है वो नहीं है। काम सिर्फ अगर जुडिशियल वर्क करे, भले चाहे वह अपने घर पे करे, तो वो क्या बन जाएगा, वह न्यायालय की डेफिनेशन में आ जाएगा, वह सेक्शन 20 में आ जाएगा। चलिए, तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 21 से लेके आगे की कहानी। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया।